जी भाई सभी लोग ध्यान दीजिए इधर। आज हम लोग 4th चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसका नाम है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि आपने स्पेस में कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक करंट कैरिंग कॉइल को लटका दिया है, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा उसकी कैलकुलेशन आज हमको करनी है। अच्छा इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, फोर्स लगता ही क्यों है? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड उस चीज पर फोर्स लगाता है जिसके पास मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल होते हैं। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया हुआ है कि एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो उसमें चार्ज चलता है, बट वो नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन उसमें नेगेटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है। और उनके चलने का मोशन ही मोशन है। उसके बाद फिर से सुनिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कंडक्टर में चल रहे हैं, सबके पास वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड किससे मतलब है, वेलोसिटी से मतलब है। तो उसमें क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो देखिए किस तरह से फोर्स लगाता है। तो हमने क्या किया, देयर इज ए कॉइल PQRS, ये कॉइल है, स्पेस में कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, या आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर हमने मैग्नेट रखे हुए, एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, वहां पर साउथ पोल रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल को रखा हुआ है। देखिए जरा, ये कॉइल है रेक्टेंगुलर, जिसका नाम हम लोग रखा हुआ है PQRS, ठीक है, इस तरह से लाइक दिस। अब ये जो कॉइल होती है इसके पास कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो इस कॉइल के पास इसका कुछ एरिया है, और वो जो एरिया होता है और एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बट उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, राइट एंगल टू दी सरफेस या टू दी प्लेट। अब देखिए जरा, हमने कॉइल को इस तरह से रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, कि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है कॉइल की, और ये जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड का कितने एंगल पर बेटा, अभी थीटा एंगल पर दिख रहा है आपको डायग्राम में कि ये जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड का कितने एंगल पर है, यस थीटा डिग्री पर है। तो हम जो एंगल देखेंगे यहाँ पर एरिया वेक्टर का किसके साथ देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्लियर है? ओके, अब हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आंसर हम टॉर्क की कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए जरा क्या करेंगे। हमने ऐसे करंट को फ्लो कराया और करंट की डायरेक्शन है इसमें PQRS, ठीक है। इस वायर से करंट इंटर करेगी और ऐसे सर्किट में जाएगी और इस तार की फ्लो यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। ओके, अब देखिए जरा, इसमें करंट फ्लो हो रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड रखा है, तो जिसमें करंट फ्लो होती है दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, तो इसको हम यूज करेंगे। ये फोर्थ फिंगर अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर यस करंट की डायरेक्शन में, तो हम किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। तो चलो इसको अप्लाई करते हैं। देखिए करंट कैसे फ्लो हो रही है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, और करंट कैसे फ्लो हो रही है, P2Q, तो ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स का आया यस। तो इस पूरे के पूरे कंडक्टर फोर्स का लगता है ऊपर, इनवर्ड लगता है अंदर की तरफ, और इस फोर्स का नाम है P2। ये फोर्स कहाँ लगा, अंदर की तरफ पूरे कंडक्टर। तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर मैंने आपको बताया कि चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। केवल इसका ये वाला पॉइंट अंदर नहीं जाएगा, ये पूरा कंडक्टर अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, अब Q से R करंट कैसे जा रही है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, और ये मान लीजिए ये आपका कॉइल है, क्या चीज, यस क्या बोलते हैं इसका, कॉइल का सरफेस है ऊपर वाला, इसका नाम क्या है, QR, ठीक है। कुछ ना कुछ एंगल पर तो है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे आई, अपवर्ड। तो ऊपर वाली साइड पर फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, लाइक दिस। इसका नाम हमने रखा फोर्स ऑन QR, ठीक है बेटा। यहाँ करंट कैसे जा रही है, नीचे की तरफ, R2S। तो चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो ये किसकी डायरेक्शन आई,
फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पर फोर्स लगता है आउटवर्ड, पूरे कंडक्टर को बाहर की तरफ, और इसका नाम क्या है? यस, इस पर लग रहा है फोर्स ऑन आर है। अब ये करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये आपका कॉइल का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक की डायरेक्शन हो गई, किसकी डायरेक्शन हो गई? यस, फोर्स की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक की डायरेक्शन, तो ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड ऑन पीएस। तो इस तरह से पूरे कंडक्टर में करंट फ्लो होती है और हर एक लोकेशन पर हमने फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं आपको काउंट कराता हूँ ये फोर्सेस। यहाँ लिखते हैं फोर्स ऑन अ पीक्यू। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एल बी साइन थीटा। बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड करंट सब आपस में कैसे हैं? फोर्स 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता था? 1 होता है। तो और ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? इनसाइड। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनसाइड के लिए। अच्छा, नेक्स्ट फोर्स हमने कहां पर कैलकुलेट किया बेटा? क्यू आर। यस, क्यू आर। ओके, चलो मैं क्यू आर को वहां पर लिखता हूं, पहले ये वाले फोर्स को लिखता हूं, आर एस को। तो आई एल बी साइन, सॉरी साइन को 90 लेंगे यहाँ पर, और ये कैसा लग रहा है? आउटसाइड, राइट। इसके बाद ऊपर वाले देखिए क्यू आर, इसमें करंट फ्लो हो रही है, लेंथ का वेक्टर, नो यहाँ लेंथ नहीं, यहाँ क्या है? ब्रिथ है। तो यहाँ पर क्या लेंगे? ब्रिथ का वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंगल कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर, और इसकी डायरेक्शन कहती है अपवर्ड। अच्छा, अब हम यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, करंट कैसे फ्लो रही दिस वे। तो ये फोर्स हमने निकाला है पीएस पर, करंट विथ मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कुछ ना कुछ एंगल आएगा, और इसकी डायरेक्शन कहती है डाउनवर्ड। तो अब देखिए पूरी सिचुएशन को समझिए। ये वाली साइड पर इस तरह से देखिए इसको, ये कॉइल है मान लीजिए, ठीक है। अब इस कॉइल की ये वाली साइड पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ये वाली साइड पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है अंदर की तरफ, उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इधर है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला फोर्स इस फोर्स से कैंसिल हो गया, नेट फोर्स कितना? 0। ऊपर वाली साइड पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, नीचे वाली साइड पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है। दोनों के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट है। और वेक्टर का नियम क्या कहता है? अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल। तो ये ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता। तो इस कॉइल पर इस मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कितना है? तो आंसर है नेट फोर्स विल बी 0। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। और जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 लगता है तो वो कहां जाएगी? तो वो ना आगे जाएगी, ना पीछे जाएगी, ना ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। तो उसमें कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं आएगा। सो नो ट्रांसलेटरी मोशन। समझ गए? ठीक। तो ये हमने इसकी कैलकुलेशन बताई आपको फोर्स के बेसिस पर कि उसका मोशन किस तरह से होगा। तो आंसर उसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं आएगा, बॉडी अपनी जगह पर ही खड़ी रहेगी और वो कहीं नहीं जाएगी। अब ये एक बॉडी है, ये भी खड़ी है, इस पर नेट फोर्स कितना है? तो आंसर 0। ये हम मान के चलते हैं, इधर से लगने वाले फोर्सेस, इधर से लगने वाले फोर्सेस, सब तरफ से लगने वाले फोर्सेस कितने हैं? 0। तो इसका मोशन कितना? 0। बट इस वाले केस में हमको ये चेक करना है नेट फोर्स तो 0 है, वो तो हमने चेक कर लिया, क्या इसमें कोई दूसरे तरह का मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा? ट्रांसलेटरी तो नहीं होगा। बट हम एक चीज जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो, भले ही उसमें ट्रांसलेटरी मोशन हो, बट उसमें एक तरह का मोशन हो सकता है, इसका नाम क्या? रोटेशनल मोशन। तो इसमें रोटेशनल मोशन होगा या नहीं होगा? और रोटेशनल मोशन के लिए हमको क्या चाहिए? टॉर्क। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा पहले इसमें, इसमें टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब टॉर्क बनाने की नेसेसरी कंडीशन क्या है? देयर आर टू फोर्सेस
इक्वल नेगेटिव कैसे होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या करनी चाहिए, 1। तो कंडीशन क्या है, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट, वो हमको चेक करना है। दूसरी चीज, ये जो फोर्स लगते हैं एक ही बॉडी पर लगते हैं, उन फोर्सेस के बीच में एक सर्टेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होना चाहिए। अगर एक ही पॉइंट पर लगाओगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। जैसे देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां मैंने फोर्स लगाया दिस वे एंड यहां मैंने फोर्स लगाया दिस वे, कहां गए, कहीं नहीं गए, ठीक है, क्योंकि इनका ये फोर्स और ये फोर्स दोनों फोर्सों की लाइन एक ही है, और अगर लाइन एक ही होगी तो ये कहीं नहीं जाएगी। फिर से अब मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है, अब एक फोर्स लगाया मैंने इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो अब ये वाला फोर्स ऐसे काम कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इसकी एक्शन लाइन दिस से, ये एक्शन लाइन है फोर्स की, इस लाइन पे काम कर रहा है ना, और ये इसका बीच में क्या है, सेंटर ऑफ मास, और एक फोर्स मैंने लगाया ऐसे, तो इसकी एक्शन लाइन ये है, तो ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। और अब आप समझ गए कि अगर ऐसे फोर्स लगेगा तो इट विल टर्न लाइक दिस, ऐसी सिचुएशन जहां बन रही है तो आंसर यस बन रही है। ये वाले फोर्स तो जीरो हो गए, ठीक है, तो इसमें ये रोटेशन नहीं ला पाएंगे, बट ये वाले फोर्स इसमें रोटेशन लाने का काम करते हैं। तो देखिए, ये वाला फोर्स कहां काम कर रहा है, अंदर की तरफ काम कर रहा है, इस पॉइंट पर अंदर की तरफ, ये वाला फोर्स का काम कर रहा है बाहर की तरफ, पॉइंट के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमको दिखता है। अच्छा, ये ऊपर वाले जीरो हो गए, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, या कोई डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए इस फोर्स ऊपर की तरफ काम किया, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगी, और इसी पॉइंट पर ये फोर्स नीचे काम कर रहा है, इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो दोनों फोर्सेस की एक्शन ऑफ लाइन अगर एक ही होगी तो फोर्स कितना माना जाएगा, नेट जीरो, उसमें कोई रोटेशनल मोशन नहीं आएगा। अभी मैं ये एग्जांपल दे रहा था। अब इसमें देखिए आप, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये फोर्स की एक्शन लाइन है और ये वाले फोर्स की ये एक्शन लाइन है, और इन दोनों एक्शन लाइन के बीच में ये डिस्टेंस आ गया परपेंडिकुलर, तो क्या करेगा, यस टॉर्क बनाएगा। तो ये टॉर्क बनाने की क्या आ गई, समझ में आ गया। तो अब पूरी स्टोरी को समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज में, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब देखिए स्टोरी क्या है, द कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो हमारा कॉइल रखा हुआ है वो इस ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। बट इसका जो एक्सिस है वो कौन सा है, थर्ड एक्सिस, जेड। फिर तो ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, तो ये कौन सा एक्सिस है, जेड। तो ये किस प्लेन में रखी हुई है, तो आंसर ये एक्स जेड प्लेन में रखी हुई है, और बट ये किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जेड एक्सिस, ठीक है। एनीवे इतना ज्यादा डिफिकल्ट सोचने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली मान दिया कि ये किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जेड। देन तो यहाँ लिखा हुआ है द कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट शब्द यूज करते हैं रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस। फोर्स ऑन क्यू आर एंड पी एस आर कोलिनियर, एक ही लाइन में, हेंस दे डू नॉट मेक कपल, कोई कपल फोर्स नहीं बना रहे, सो टू क्रिएट टॉर्क, तो ये कोई टॉर्क फोर्स नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब बच कौन से गए, पी क्यू वाला और आर एफ वाला। तो यहाँ लिखा हुआ है फोर्स ऑन पी क्यू एंड आर एफ आर पैरेलल, अपोजिट, इक्वल एंड हैव सेम, सॉरी हैव डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो दे क्रिएट टॉर्क। तो ये क्या बनाएंगे, टॉर्क। समझ में आ गया। और अब टॉर्क निकालने की कैलकुलेशन लोगों को फॉर्मूला आता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, नाउ इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई, यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। ये जनरल फॉर्मूला है क्लास 11 से, आप लोगों ने याद किया हुआ। फोर्स की कैलकुलेशन आपको आती है पहले से, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड हमको लेना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई एल बी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपको यहाँ पर निकालनी है। क्या करनी है, अब देखिए उसको थोड़ा सा टेक्निकली यहाँ पर समझना है एक दूसरे डायग्राम के बेसिस पर।
तो इसको समझने के आप जरा ध्यान से देखिएगा, यही चीज आपको समझने की है इसमें, और ये आपको समझ में आ गई, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आपका कॉइल है, ये इसका एरिया वेक्टर होगा। ये क्या चीज होगा? एरिया वेक्टर। अब ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, ये देखिए, ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब हम टॉप से इसको देख रहे हैं, ऊपर से, तो मैं टॉप व्यू बनाऊंगा। तो आप जब टॉप से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये लाइन दिखेगी, और इस लाइन का नाम क्या रखा है? ब्रेथ। क्या रखा है? ब्रेथ। तो अब ये जो ब्रेथ है, इस पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है बाहर की तरफ, वो वाली साइड पर देखिए, और एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। दिख रहा है? और ये बनाया कपल ऑफ फोर्स, ये घूम गया। तो अब इसी डायग्राम को मैं यहाँ बनाऊंगा, तो देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान देखिए। ये हमारी कॉइल है, ठीक है बेटा। इस कॉइल पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, इसी कॉइल पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। और ये कौन है भाई? तो ये भाई अपना जाना पहचाना है मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, समझ गए ना? ये कौन है? बी वेक्टर। और ये कौन है भाई? ये हमारा डब्ल्यू है। इस डब्ल्यू पर इस लाइन पर फोर्स लग रहा है ऊपर अंदर की तरफ, जिसका नाम क्या है? पी क्यू। और इस पर इस कॉर्नर पर फोर्स लग रहा है, इसका नाम क्या होगा? समझ में आएगा? क्लियर है? इतनी बात समझ में? अब इसका जो एरिया वेक्टर है दिस, ये एरिया वेक्टर जो है, आप देखिए डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड का कितने एंगल पर है? थीटा। तो ये एंगल कितना है? थीटा। दिस इज द एरिया वेक्टर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताइए ये एंगल थीटा होगा या ये एंगल थीटा होगा? एंगल नंबर 1 थीटा होगा या एंगल नंबर 2 थीटा होगा? ये आपको अपने नॉलेज से बता रहा है, 1 या 2? 1 होगा। 1 क्यों होगा? तो परपेंडिकुलर के बीच में एंगल थीटा होगा। 1 या 2? जल्दी बोलिए। करस्पॉन्डिंग एंगल, सोच कर ध्यान दे, ऑब्जर्व करो। सर वो उसका परपेंडिकुलर बना के क्या पे दो लाइन कैसे करता है बता। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आंसर है, इधर देखिए, इनमें से कौन सा एंगल होगा तो सुनिए जरा। ये लाइन खींची हमने, इस पर कौन परपेंडिकुलर है? दिस। इस लाइन पर कौन परपेंडिकुलर है? दिस। और दो परपेंडिकुलर के बीच का एंगल फिर से सुन लीजिए, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर के बीच का एंगल थीटा है, तो दो लाइनों के बीच का भी एंगल कितना होगा? तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू और थीटा में क्या रिलेशन है? तो मुझे ये साइड चाहिए, ये वाली कितनी आई है बताओ, क्योंकि हमको तो ये फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला फोर्स की। यस, तो ये आ जाएगी डब्ल्यू साइन थीटा। सही है? सही है कि नहीं? ओके, तो अब हमको मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ये इनके बीच का क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहीं से भी देख लो आप, दिखता है कि नहीं दिखता? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा आ गया डब्ल्यू साइन। क्लियर है? चलिए, अब ये लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ दी कॉइल। तो यहां रख देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। तो ये आगे टॉप की कैलकुलेशन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑन कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला। क्लियर है बेटा? ओके, फॉर एन टर्म, अब मान लीजिए इस कॉइल में एन टर्म को ऐसे ऐसे करके, तो एन का मतलब और कर देंगे। ध्यान देखिए,
एंटर क्या मतलब है? अगर इसमें n करंट हो वायर के, तो n का इनटू हो ठीक है, जाएगा। तो n टाइम करंट फ्लो होगी, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n का, ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला किसके लिए, फिर तो सुनिए, ये आ गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन अ मैग्नेटिक। तो हमने आगे बात, चलिए अब इसमें कुछ चीजों और आपको समझनी है। पहले तो हम इसका वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। क्या होगा इसका वेक्टर फॉर्म? साइन थीटा कौन सा प्रोडक्ट है बताओ? क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर फॉर्म कैसे देखो इसको, टाउ वेक्टर एन आई तो बाहर निकाल दी, दोनों स्केलर है, एरिया वेक्टर क्रॉस, तो ये इसका क्या आ गया बेटा? यस, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो किससे? राइट हैंड कर्व रूल से। दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर या नीचे कहाँ रखना है, और फिर तब आपको डायरेक्शन मिलेगा क्रॉस, ठीक है, ओके। अब इसमें हमको स्टडी करनी है इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए जरा, स्पेशल केसेस। अब ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 2 मिनट खास करना दीजिए, इसको देखिए जरा कैसे करेंगे। टाउ इज द जीरो व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो टाउ मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। अब साइन थीटा की वैल्यू 0 है, इसकी लैंग्वेज सुनिए कब होगी? प्लेन ऑफ कॉइल नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल। आगे इधर क्या कीजिए, पहले तो एक चीज सुन लो जरा, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है टाउ इक्वल टू क्या नाम है, क्या फॉर्मूला है? एन आई ए बी साइन थीटा। ये जो थीटा है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक, ये याद रखना। अब देखो सर, ये आपका कॉइल है और ये इसका एरिया वेक्टर है। अभी मान लो एरिया वेक्टर भूल जाइए, ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर कॉइल का जो प्लेन है मेक्स एन एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो अगर आप कॉइल को देखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल नहीं देखना है हमको, क्या लिखा है यहाँ पर? इसका एंगल बिटवीन एरिया। हाँ, तो इसका एरिया कैसा है? यस। तो जब सुनिए, कैसे सुनिए, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल कितना है? 0। तो हमको कौन सा एंगल लेना है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, कितना है? 0। और वो 0 कब होता है? जब कॉइल कैसी होती है? नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए? तो थीटा की वैल्यू कितनी? 0। बट इसके साथ कितना है? हमें अपने फॉर्मूले में कौन सा एंगल कंसीडर करना है? ये वाला है, ये वाला, ये वाला, क्लियर है? तो हमारा टाउ कितना आ जाएगा? 0। वो अभी फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर रखिए, साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये पूरा कितना हो गया? तो बात समझ आ गई। अब देखिए, ये तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नहीं, ये एरिया की डायरेक्शन है। अब हमने इसको घुमाकर ऐसे कर दिया, ऐसे इसको डाल देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और अब ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इस समय आपकी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। बट हमको वो वाला एंगल नहीं लेना है, कौन सा एंगल लेना है? यस, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक कितना? 90। तो कॉस 90 वो थीटा की वैल्यू 90 हो गई और 90 हो गई, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये आपका क्या आ गया? मैक्सिमम टॉर्क। तो मैग्नेटिक फील्ड में उस टाइम टॉर्क मैक्सिमम होता है जब साइन की वैल्यू कितनी होती है? 90 होती है। अदरवाइज बीच में वो हमेशा 0 to 90 के बीच में रहता है। मैक्सिमम कब होगा? जब 90 डिग्री। तो ये वाला जो स्पेशल केस है, ये हमारे काम में आता है गैल्वेनोमीटर बनाने में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर।